हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और अभी तक आरएसएम एसएसबी लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को। उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक्स को और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज क्या होता है, क्या इसके यूज होता है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। तो डायग्राम में आपको जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है एक मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या इसको हम दूसरा नाम और देते हैं, एक नाम क्या, स्लाइडिंग ब्रिज, मीटर ब्रिज, और इसको हम और क्या नाम देते हैं, स्लाइडिंग वायर ब्रिज। ठीक है, स्लाइडिंग वायर ब्रिज। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसकी ये एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन मतलब उसका ये अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। और यदि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें भी आपको ये लिखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इट मीन्स कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आता है कि ये जो है इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ हम फिज़िक्स की लैब में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई जो रेजिस्टेंस है, जिसका अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है ना, तो हमें कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से जो रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है वो एक्यूरेट होता है। तो इसका यूज़ अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने में किया जाता है। और इसकी हेल्प से जो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है। रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है। तो अभी तक हमें क्या क्या पता लगा है, यहाँ से हमें तीन बातें पता लगी है। एक बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है, किस काम आता है, ये अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता है। और इससे जो रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट होती है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर फिजिक्स लैब्स के अंदर करते हैं। फिजिक्स की जो लैब है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। शायद आप लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए हो 11th क्लास में या 12th क्लास के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर से ज़रूर लैब में देखा भी होगा, और नहीं देखा तो इस डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन डिटेल हम समझ लें कि इसमें होता क्या क्या है। देखो भाई, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक लकड़ी का जो बॉक्स है, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर दो एल शेप के और एक ये सीधी, ये तीन प्लेटें लगाई हुई हैं। ये दोनों है एल शेप की है और ये एक सीधी प्लेट लगाई हुई है। और ये जो एल शेप की जो प्लेट दिख रही है ये बनी होती है ब्रास की। ठीक है, किसकी बनी होती है, ब्रास की। ये दोनों किसकी है, एल शेप की है, और एक ये सीधी प्लेट है। और ये तीनों जो प्लेटें हैं ये किसकी बनी होती है, ब्रास की बनी होती है। ब्रास की क्यों बनी होती है, क्योंकि जो ब्रास का रेजिस्टेंस है, जो उसका प्रतिरोध है, वो लगभग नगण्य होता है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि इसको जब हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, तो ब्रास का रेजिस्टेंस क्योंकि नगण्य है तो वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता, और जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है उसमें कोई भी एरर नहीं आती, यानी कि इसलिए हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, ये जो पार्ट्स बने हुए हैं इसके, ये जो एल शेप दिख रही है, ये जो सीधा टुकड़ा दिख रहा है, ये किसके बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, नगण्य होता है। उसके बाद इनको टाइट करने के लिए, इनको होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रू लगाए गए हैं। यहाँ पर ये स्क्रू लगाए गए हैं। ये जो स्क्रू है ये टाइटनिंग स्क्रू कहलाते हैं।
जिसकी हेल्प से जो वायर है इनके बीच में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, नोन और अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये इनको ढीला करने के लिए या टाइट करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रू लगाए जाते हैं। ठीक है, ये स्क्रू भी किसके बने होते हैं? ब्रास के बने होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक वायर लगाया जाता है जिसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इस जो वायर है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम नाम देते हैं मीटर ब्रिज। क्या नाम देते हैं? मीटर ब्रिज। क्यों? क्योंकि जो ये जो वायर है, ये जो यहाँ पर लगाया हुआ है, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, या बोल लो 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो वायर है, इस वायर के नीचे जो है वो क्या लगा होता है? एक स्केल लगा होता है। स्केल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इस वायर के ऊपर हम आगे जाके लगाएंगे एक जॉकी का मतलब स्लाइडिंग, एक हम कुंजी लगाएंगे, उसको हम स्लाइड कराएंगे। तो यहाँ पर कहाँ किस लोकेशन पर है, उस लोकेशन को नापने के लिए, कि उसकी डिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पर नीचे क्या लगाया हुआ है? एक स्केल लगाया हुआ है। ठीक है, ये मीटर स्केल होता है जिससे यहाँ पे रीडिंग पढ़ी जाती है। ठीक, तो क्या क्या लगा हुआ है इसमें? ये एल शेप की 2 पट्टियाँ लगी हुई है और ये एक सीधी पट्टी लगी हुई है जो ब्रास की बनी हुई है। रेजिस्टेंस नोन हो या अननोन हो, उनको टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात हो गई इसके किसके? कंस्ट्रक्शन की। अब ये जो वायर है, ये जो वायर यहाँ पर लगा है, ये जो इसको 100 मीटर जिसकी लेंथ है, ये वायर दिखाया है, वायर, ये वाला जो वायर लगा हुआ है जो 1 मीटर का है, इसको ये जो बना होता है, ये बना होता है कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीन या नाइक्रोम का। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का जो वायर है, मीटर ब्रिज का वायर किसका बना होता है? ये बना होता है कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीन, या फिर किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। ये एक सवाल है यहाँ पर। तो मीटर ब्रिज का जो वायर है वो किसका बना होता है? ये बना होता है कॉन्स्टेंटिन का, या फिर मैग्नीन का, या नाइक्रोम का बना होता है। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं का क्यों बना होता है? देखो, इसका जो तापीय प्रसार गुणांक है, तापीय प्रसार गुणांक इंग्लिश में बोले तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो पॉजिटिव होता है, पर उसकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है। ठीक है, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। अब कम होने से क्या मतलब है? सबसे पहले तो उसको लिखते हैं हम अल्फा से, और ये होता है पॉजिटिव। अब कम होने से क्या मतलब है? कम होने से मतलब है कि इसकी टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी जो वैल्यू रहती है, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला होता है R=R0 1 + α/T, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। पर यदि इस अल्फ़ा की वैल्यू कम रहेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू कम होने से टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस का जो मान है उसमें जो वृद्धि होगी, रेजिस्टेंस का मान है जो उसमें इंक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो उससे क्या होगा? हीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटिन, मैग्नीन या नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो तापीय प्रसार गुणांक है कम होता है। तापीय प्रसार गुणांक कम होने की वजह से रेजिस्टेंस के मान में जो वृद्धि है तापमान बढ़ने पर वो कम होती है। इससे रेजिस्टेंस के मान में बहुत कम वृद्धि होती है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या क्वेश्चन बने, अगर उन क्वेश्चंस को रिपीट करें हम, तो सबसे पहला बन गया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका यूज़ रेजिस्टेंस को मेज़र करने में किया जाता है, रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र करने में किया जाता है। अब दूसरा इसमें रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टिविटी भी होगी। रेजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता। तो इसकी जगह ये भी बोला जा सकता है कि मीटर ब्रिज का यूज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी
को मीज़र करने में किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं वो चालकता की रेसिप्रोकल होती है। तो इसकी जगह आप कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका यूज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस को मीज़र करने में किया जाता है। इसका जो वायर बना होता है वो कॉन्स्टेंटीन, मैग्नीन और नाइक्रोम का बना होता है। क्यों बना होता है कि उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो कम होती है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होती है तो तापमान बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस के मान है उसमें वृद्धि बहुत कम आएगी। अब सवाल ये है कि तापमान क्यों बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे ही वायर के अंदर करंट का फ्लो होगा, है ना, जैसे ही वायर के अंदर करंट का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा तो हीट जो है बढ़ेगी। हीट बढ़ने की वजह से तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। ठीक है, H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो यदि इसके अंदर करंट जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट बढ़ेगी तो उसकी वजह से तापमान बढ़ेगा, इसलिए तापमान यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कि इसको लैब में हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। देखो साहब, अब ये डायग्राम आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम में यहाँ पर ये एल शेप थी और ये जो स्क्रू थे जिनके बीच में हम टाइट करेंगे यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है R, ठीक है, या इसको मैंने लिखा RB का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। आपको एक बॉक्स दिया जाएगा लैब के अंदर, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके साथ अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो कि नोन होते हैं। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स को मैंने इन दोनों जो एल शेप की पट्टी और ये सीधी पट्टी थी, इन दोनों के बीच में फिक्स कर दिया। यहाँ पर मैंने वो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू मेरे को नॉन है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा वो कौन सा रेजिस्टेंस लग गया, नॉन रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाले जो जगह है यहाँ पर मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। कौन सा रेजिस्टेंस लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे बनता है वैसे ही बनेगा यहाँ पर भी। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मैं पहले बना लूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ आपको कि कैसे बनेगा। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनाते हैं, ये 1 2 3 और ये 4, इस तरह से कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया और यहाँ से इसको सप्लाई दी हुई है, यहाँ से इसको सप्लाई दी हुई है। पॉइंट डिसाइड कर दिए मैंने, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। यहाँ लिख दिया मैंने P, ये लिख दिया Q, ये लिख दिया R और ये लिख दिया S। अब इसी के सामने मैं बना लेता हूँ क्या, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बनाता हूँ तो ये पहले बना लिया मैंने L शेप, ये L शेप बन गया। फिर यहाँ पर एक सीधी ऐसे पट्टी है और फिर L शेप बना ली मैंने और यहाँ पर ये लग गया वायर। ठीक है, तो यहाँ पर A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया तो मेरे को पॉइंट देने पड़ेंगे। तो यहाँ वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने A और ये पॉइंट को नाम दिया मैंने B। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग गया। उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, P, तो इस रेजिस्टेंस को नाम दिया हुआ है P। और ये P का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिसमें से जो हमें चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है। कौन सा है, नॉन रेजिस्टेंस है। उसके बाद B और C, तो ये पूरी पट्टी A की है तो ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, B होगा। तो इस पॉइंट को लिख दिया मैंने C। अब B और C के बीच में मैं एक और रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ और उस रेजिस्टेंस को नाम दूंगा मैं अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने कौन सा रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस यानी कि जिसकी प्रतिरोध की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 पॉइंट आ गए, A, B और C, 3 पॉइंट आ गए। अब मेरे को कौन सा पॉइंट चाहिए, D पॉइंट चाहिए। तो D पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में यदि जो विक्षेप आ रहा है, यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। और गैल्वेनोमीटर में यदि विक्षेप नहीं आता, इसका मतलब यानी कि ये कांस्टेंट पोजीशन में रहता है, इसका मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो B और D पॉइंट चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक तार लिया मैंने और मेरे को क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया एक ऐसे स्लाइडिंग वायर से और इसको मैंने नाम दिया जॉकी, है ना। क्या नाम दिया, जॉकी। यानी कि ये जो जॉकी है इस वायर के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। इस वायर के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा जिसको मैंने J लिखा हुआ है, इसको नाम दे दिया मैंने D। क्या नाम दे दिया, D।
अब ये जहाँ पर इसको जॉकी को मैं इस वायर के ऊपर सरकाऊंगा, जहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर जी में, जो जी मतलब गैल्वेनोमीटर, जिसमें डिफ्लेक्शन यदि जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है जो उसके अंदर निडल होगी वो सीधी हो गई, तो उसका मतलब उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक हम इसको इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 पॉइंट हो गए, ए बी, बी सी, और ये अगर ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट भी सी होगा, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। तो मेरे को ये पॉइंट को, इस रेजिस्टेंस को बोल दिया मैंने P, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दूंगा मैं Q। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दूंगा Q। अब A और D और C के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो उनके बीच का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? उसके रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये गैल्वेनोमीटर है ये किस पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन में, मतलब ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, और डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन। तो उस नल डिफ्लेक्शन की ए से जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो क्योंकि ये एल हो गया तो ये जो डिस्टेंस बचेगी कितनी बचेगी, 100 माइनस एल बचेगी। कितनी बचेगी, 100 माइनस एल। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए के, है ना, किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए के। तो इस पर्टिकुलर ए डी टुकड़े के लिए तो आर ए डी जो होगा उसके लिए रो को कितना लिखेंगे, आर एल अपॉन ए, और डी सी के लिए क्या लिखोगे, डी सी के लिए लिखोगे रो, और ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई, ये हो गई 100 माइनस एल अपॉन ए। क्योंकि तार पूरे एक ही वायर का बना हुआ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, और रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब क्या लगाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। तो नल कंडीशन में, नल डिफ्लेक्शन के लिए, नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, जब गैल्वेनोमीटर या ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मीन्स जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो यहाँ पर P क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है, Q कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। उसके बाद R कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया RAD वाला। तो RAD वाले को मैंने क्या लिखा, रो L अपॉन A, और RDC ये क्या हो जाएगा, S, और DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन ए, है ना, ये हो जाएगा। अब क्योंकि जो वायर है वो एक ही मटेरियल का है, किसका है, कॉन्स्टेंटिन का, या फिर नाइक्रोम का, या फिर किसका है, मैग्नीन का। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जिससे आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाए, बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया सेम रहेगा पूरे टाइम, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, कट जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होगा, L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, एंड अपॉन 100 माइनस एल। अब वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें P की वैल्यू पता होगी। एल वो डिस्टेंस होगी जहाँ पर जाके जो डिस्टेंस है, जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन वो नहीं देगा। तो उसके नीचे स्केल लगा हुआ है, स्केल से उसकी रीडिंग को हम पढ़ लेंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो बात हुई कि रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिस्टिविटी निकालो, है ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या निकालो, रेजिस्टिविटी निकालो, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, R जो है वो किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A के। तो अब यहाँ पर R जो है उसको क्या लिख दिया मैंने, Q लिख दिया। हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q की रेजिस्टिविटी निकालनी है, L हमारे पास होगा, A हमारे पास होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है Q की वो किसके बराबर जाएगी, QAL अपॉन L। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टेंस निकालना है तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से मीटर ब्रिज का यूज़ किया जाता है। एक बार वापस से इसको रिकॉल कर लें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला, मीटर ब्रिज किस का एप्लीकेशन होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, यानी कि जो पट्टियाँ लगी होती है वो किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, वो ब्रास की बनी होती है। ब्रास की क्यों बनी होती है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ना के बराबर होता है। मीटर ब्रिज का तार कौन से मटेरियल का होता है, कॉन्स्टेंटिन या फिर नाइक्रोम या फिर मैग्नीन। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, तापीय प्रसार गुणांक है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो वैल्यू कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से
रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस में ना के बराबर क्या आता है, चेंज आता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर तार में करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, या इसका जब हम वर्किंग देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वर्किंग के लिए हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ इसको हमने क्या किया, इस तरह से कंपेयर किया तो हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन हमने लगाया, प्रिंसिपल लगाया, और इसका जो अननोन रेजिस्टेंस था Q, उसको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मीटर ब्रिज के ऊपर पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।